अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 15 इसको स्टार्ट किया था। थोड़ा सा लाइट के हवाले से बात की थी और लाइट के हमने कुछ फिनोमेना को स्टडी किया था जी। कौन कौन से फिनोमेना थे? रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, डिस्पर्जन था, इंटरफेरेंस था, एब्जॉर्प्शन था, डिफ्रैक्शन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। काफ़ी फिनोमेना थे, मैंने एक पूरी एक क्लास में इसको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं ज़रा नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। तो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आती है जी, उस थ्योरी का नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस थ्योरी को पेश किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ये वही सर आइजैक न्यूटन है जिन्होंने फोर्स के लॉ पेश किए थे और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो आपको पेश किया था जी। तो उन्हीं ने लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी ये सबसे पहली थ्योरी है जिसने लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक, सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक या इस थ्योरी के मुताबिक, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसेल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसेल्स। सर आइजैक न्यूटन का मानना ये था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पसेल्स। यानी कि अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल ये एक मोमबत्ती जल रही है और ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये लाइट किस तरह प्रोड्यूस करती है? ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप कह रहे होते हो कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है जी? ये कॉर्पसेल्स हैं। दे आर कॉर्पसेल्स। ठीक है जी। अब इन कॉर्पसेल्स के हवाले से वो मजीद क्या बातें करते हैं जी? वो ये बात करते हैं कि दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये जो कॉर्पसेल्स निकल रहे हैं ना सोर्स में से, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। और आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी है थी? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी एक सोर्स लाइट प्रोड्यूस करता है तो एक्चुअल में वो छोटे छोटे से बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉर्पसेल्स। उनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई है जी। कितनी है जी? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ और ये कॉर्पसेल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। इससे इसके शेडो वगैरह जो किस तरीके से ऑब्जेक्ट का शेडो प्रोड्यूस होता है वो बात साबित हो जाती है। स्ट्रेट लाइन। उसके बाद लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, उनके हवाले से वो बात करते हैं जी कि कॉर्पसेल्स के साइज डिफरेंट करते हैं। कॉर्पसेल्स के साइज डिफरेंट है और उन साइज की वजह से लाइट का कलर डिफरेंट होता है। तो जो लाइट का कलर होता है वो ड्यू टू साइज ऑफ कॉर्पसेल्स। लाइट का जो कलर है इज ड्यू टू साइज ऑफ कॉर्पसेल्स। मिसाल के तौर पे ये छोटे छोटे साइज के, तो सपोज करें ये येलो लाइट बना रहे हैं और अगर रेड लाइट है, डिफरेंट लाइट होती है रेड, तो रेड के जो है ना कॉर्पोसेल्स येलो के कॉर्पोसेल्स से थोड़े से बड़े होंगे। तो अब ये जो है सपोज करें ये बड़े बड़े कॉर्पोसेल्स हैं, तो ये कौन सी लाइट बन जाएगी? ये रेड लाइट बन जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी सर आइजैक न्यूटन की कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिनको हम कहते हैं, अच्छा कॉर्पोसेल्स है, पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, पार्टिकल्स यानी इनका अपना छोटा सा मास होगा और ये बिल्कुल पार्टिकल्स की तरह, जैसे बॉल्स होती है ना, ऐसे पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसेल्स। जब भी कोई सोर्स एक लाइट प्रोड्यूस करता है तो वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकाल रहा होता है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉर्पसेल्स। इन पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड है, यानी कि 3 × 10⁸ ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब इनके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो ये फिनोमेना शो करेंगे, वही रिफ्लेक्शन का। और इनकी जो लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो क्यों होते हैं जी? क्योंकि कॉर्पसेल्स के साइज डिफरेंट होते हैं। साइज डिफरेंस की वजह से लाइट के जो है वो कलर डिटरमाइन होता है। और एक और बात वो ये कहते थे वो ये कि लाइट की जो स्पीड है इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि सॉलिड लिक्विड के अंदर, सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट के जो कॉर्पसेल्स की जो स्पीड होती है वो ग्रेटर होती है। लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। यानी कि हवा के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो तो ये है ना 3 × 10⁸ उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया सर आइजैक न्यूटन ने कि हवा के अंदर तो इन कॉर्पसेल्स की स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸। लेकिन सॉलिड और लिक्विड इन मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों हो जाएगी? सपोज करें जी ये आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास कॉर्पसेल्स आ रहा है। अब जब कॉर्पसेल्स आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो कॉर्पसेल्स को पार्टिकल्स मान रहे हैं न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है वो इन कॉर्पसेल्स को पार्टिकल्स मान रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल हो गया जी
और ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूसरे पार्टिकल हो गए। अब सर आइजैक का एक अपना ही एक लॉ है, सर आइजैक का न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो उसके मुताबिक दो ऑब्जेक्ट जो है या दो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जैसे ही ये आपके लाइट के कॉर्पसेल से सॉलिड ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये अब इन कॉर्पसेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ये एंटर हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से इन कॉर्पसेल्स की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो यूं वो रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो हमारे लाइट है ये पानी के अंदर कैसे एंटर हो रही है, ये ग्लास स्लैब के अंदर कैसे एंटर हो रही है। तो एक तो इस रिफ्रैक्शन को भी ये एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी हवा के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, लेकिन सॉलिड लिक्विड में इससे ज़्यादा होगी। अब ये अचंभे की बात है, आगे जाके ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो ये थी सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम कहते हैं कॉर्पसेल्स। ये पार्टिकल्स जो है वो जो भी सोर्स होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है उसमें से ये निकल रहे होते हैं। इनकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। हवा में इनकी ये स्पीड होती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनके अलग अलग साइज होते हैं, जिसकी वजह से इनके अलग अलग कलर्स हो जाते हैं। और रिफ्लेक्शन तो जाहिर बात है, फिर पार्टिकल्स अगर आप इसको मान रहे हो तो रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स वही जैसे बॉल आपकी दीवार से टकरा जाती है, ऐसे ये कॉर्पसेल्स जो है शीशे से टकरा के मुड़ जाएंगे। रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्शन के पानी के अंदर पार्टिकल्स एंटर हो जाती है, लाइट एंटर हो जाती है, ये तो रिफ्रैक्शन होता है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, कि जैसे ही कॉर्पसेल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के करीब आते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स इन कॉर्पसेल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करने से इनकी स्पीड बढ़ जाती है, ये पानी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो यूं ये प्रिडिक्ट करते हैं जी कि सॉलिड और लिक्विड अगर मीडियम है तो लाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। बहरहाल ये थ्योरी थी सर आइजैक न्यूटन की। अब इस थ्योरी को अगर हम इस थ्योरी के मवाजने को देखें तो ये थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है जी, पहला वाला जो फिनोमेना रिफ्लेक्शन को उसको एक्सप्लेन कर रही है। रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा अगर हम ये वाली बात सही मान लें कि हाँ जी पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड और लिक्विड में लाइट के कॉर्पसेल्स की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम ये वाली बात मान लें तो फिर ठीक है जी, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये पार्टिकल बोल रहे हैं जी सर आइजैक न्यूटन कॉर्पसेल्स को लाइट को पार्टिकल्स मान रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा कि जी ये आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, अब ये कॉर्पसेल्स आ रहे हैं, तो कॉर्पसेल्स इलेक्ट्रॉन से टकरा गए और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ में आ रहा है। लेकिन 2-3 फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, खास करके वो फिनोमेना जो वेव से रिलेट रखते हैं, यानी कौन से, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था कि इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो पार्टिकल्स में आज तक प्रूव नहीं हुआ, ना ही जो है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो पार्टिकल्स में प्रूव हुआ है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना पार्टिकल्स में नहीं होते। तो अब अगर हम लाइट को कॉर्पसेल्स मानते हैं, लाइट को पार्टिकल्स मानते हैं, तो फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का क्या करेंगे? तो न्यूटन की जो थ्योरी है ये कुछ फिनोमेना को ब्रीफ कर रही है, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रही है। लेकिन दो फिनोमेना जो है वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से दो फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है? एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। ये नहीं फिनोमेना जो है, ये दो फिनोमेना जो है न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी में कुछ कमी बेशी है। ठीक है ना, कुछ तो फिनोमेना एक्सप्लेन होगा, कुछ नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स के जी कुछ जो है वो कमी बेशी है। तो ये थी जी पहली थ्योरी जो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी का नाम है न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। सर आइजैक न्यूटन की ये थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट जब एक सोर्स से निकलती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में निकलती है, जिनको आप कॉर्पसेल्स कहते हो। ये कॉर्पसेल्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। सॉलिड मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से इनकी स्पीड बढ़ जाती है, और सॉलिड लिक्विड के अंदर फिर लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। कि प्रिडिक्ट किया था इन्होंने कि लाइट की स्पीड सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा होगी। और उसके बाद इसका जो कलर्स होता है लाइट का, वो भी इसने एक्सप्लेन किया जी कि इन कॉर्पसेल्स के साइज डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन लाइट्स का कलर होता है। और सारे फिनोमेना तकरीबन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक सब एक्सप्लेन हो रहा है। बस जो दो फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। तो फिर जाहिर बात है इसका मतलब है कुछ कमी बेशी है। तो फिर इसके बाद एक और थ्योरी पेश की गई, उस थ्योरी को हम कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये थ्योरी पेश की थी जी
क्रिश्चियन ह्यूगेन ने ये थ्योरी जो है वो पेश की। क्रिश्चियन ह्यूगेन ने ये थ्योरी जो है वो सर आइजैक न्यूटन ही के दौर में पेश की थी, लेकिन उस दौर में इसको इतना पजीराई नहीं मिली थी, लेकिन फिर बाद में इसको काफ़ी अहमियत दी गई उस थ्योरी को। ठीक है, तो अब अगली जो थ्योरी है वो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी को पेश किया था क्रिश्चियन ह्यूगेन ने, और क्रिश्चियन ह्यूगेन ने इस थ्योरी में क्या कहा जी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई कॉर्पसल से मिलके नहीं बनी थी लाइट। यानी कि जो न्यूटन कह रहा था ना उसके अपोजिट बात की। न्यूटन क्या कह रहा था जी, ये देखें, न्यूटन क्या कह रहा था कि लाइट जो है वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में निकलती है। इसने कहा नहीं जी, लाइट जो है वो, अगर ये आपके पास एक मोमबत्ती है तो लाइट इसमें से ऐसे वेव की सूरत में निकलती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। ये इसने एक्सप्लेन, ये इसने जो है वो बात बोली, डिफरेंट बात बोली कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद ये कहता था जी कि लाइट की स्पीड जो है, अब वो आती है इस बात पर, पॉइंट पर आता है। न्यूटन क्या कहता था जी, ये वाली बात। न्यूटन क्या कहता था कि सॉलिड और लिक्विड में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, हवा में लाइट की स्पीड कम होती है। इसने कहा नहीं, लाइट की स्पीड जो है वो एयर में ग्रेटर है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है एयर में, ग्रेटर है एयर में, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो बातें जो है उसने बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट, बिल्कुल अपोजिट बात बोली जी सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी से। सर आइजैक न्यूटन क्या कहते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, ये कहता है नहीं जी, लाइट जो है वो वेव पर मुश्तमिल है। सर आइजैक न्यूटन क्या कहते थे जी कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ये कहता है नहीं जी, सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो कम होती है, हवा में है सबसे ज़्यादा। हवा में जी लाइट की स्पीड कितनी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर से अगर लाइट गुजर रही होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये थ्योरी थी जी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाएंगे। वेव जो है वो आपको रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं। अगर हम साउंड वेव की बात कर लें, या अपने जहन में साउंड वेव रखें या वाटर वेव रखें, तो आप देखते हैं जी कि साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन भी शो कर रही होती हैं, रिफ्रैक्शन भी शो कर रही होती हैं, इंटरफेरेंस। अब जाहिर बात है, अब लाइट को अगर आप इंटरफेरेंस बोलोगे तो फिर चूंकि लाइट एक वेव मान रहे हो आप, सॉरी, लाइट को अगर आप वेव बोलोगे तो इसका मतलब है इंटरफेरेंस चूंकि वेव में होती है, लिहाजा इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी तरह डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। सारे तकरीबन फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को अगर आप कंसीडर करते हो तो लाइट को आप वेव मानते हो, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सारे फिनोमेना आप एक्सप्लेन कर पाओगे। बस दो बातें हैं जी जो कि इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। रेड से लिख देता हूँ मैं इन दो बातों को। पहली बात ये कि जिस ज़माने में इसने ये थ्योरी पेश की थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट एक वेव पर मुश्तमिल है, उस ज़माने में ये माना जाता था कि वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है, मीडियम चाहिए होता है वेव को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो अब अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो फिर सूरज से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है? जब सूरज और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है तो फिर सूरज से लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो अर्थ तक कैसे ट्रैवल करती है? अब अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके आंसर के लिए इसने क्या कहा जी, क्रिश्चियन ह्यूगेन ने, वो ये कहा कि जी हमारी अर्थ और सूरज के दरमियान, ये हमारा सूरज है और ये हमारी अर्थ है, तो इसके दरमियान एक एक मीडियम पाया जाता है, एक मीडियम पाया जा रहा है जी, और उस मीडियम का नाम उसने रखा ईथर। ठीक है, और कहता था जी अब आपकी चूंकि मीडियम है, लिहाजा सूरज से आराम से आपकी जो लाइट वेव है वो ट्रैवल करके अर्थ तक आती है। ठीक है, तो पहला इसकी थ्योरी पे जो ऑब्जेक्शन उठाया गया वो ये उठाया गया कि अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो फिर सूरज से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है? तो इसने इसका जवाब क्या दिया कि भाई सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ईथर। एक हाइपोथेटिकल, यानी कि उसने खुद भी नहीं देखा था, एक थ्योरी पेश की, एक हाइपोथेसिस दी थी कि जिस सूरज और अर्थ के दरमियान एक मीडियम है ईथर, और उस ईथर की वजह से सूरज से लाइट जो है वो ट्रैवल करके अर्थ तक आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके पास ऑब्जेक्शन था, ये उसका टूटा फूटा सा आंसर था। और दूसरा ऑब्जेक्शन जो है वो ये उठाया जा रहा था कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर कैसे हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, क्योंकि वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने बात की ना, वो तो पार्टिकल्स पर एक्सप्लेन होता है। न्यूटन की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन वेव थ्योरी पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल्स पर होता है, वेव की वजह से तो नहीं हो सकता। अब अगर आप लाइट को वेव मान रहे हो तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये दूसरी थ्योरी है जी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब तक दो थ्योरीज हो गई हमारे पास। न्यूटन कहता है लाइट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, कॉर्पसेल्स। और क्रिश्चियन ह्यूजिन जो है वो क्या कहता है जी कि लाइट जो है वो वेव पर मुश्तमिल है। न्यूटन कहता है कि लाइट की स्पीड सॉलिड लिक्विड में ज़्यादा है। क्रिश्चियन ह्यूजिन क्या कहता है, नहीं जी लाइट की स्पीड सॉलिड और लिक्विड में कम है। ठीक है, और न्यूटन की थ्योरी से अगर हम देखें तो सिर्फ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, और अगर हम वेव थ्योरी को देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, और ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही कि सूरज से अर्थ जो है, अर्थ तक लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है बगैर मीडियम के। ठीक है जी, तो ईथर वाली बात इसने एक्सप्लेन करी। फिर क्या होती है जी कहानी, आगे आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक साइंटिस्ट आए जी, फिर फोकॉल्ट। फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड जो है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम होती है। लाइट वेलोसिटी जो है वो लेस यानी कि कम होती है। ठीक है जी, फुकॉल्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया कि लाइट की स्पीड हवा में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड में कम है। यानी कि फुकॉल्ट ने वेव थ्योरी को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वेव थ्योरी के अंदर ये बात आ रही है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, कम। जबकि न्यूटन की जो थ्योरी की ये वाली बात थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि जी वो क्या कहता था कि जी लाइट की स्पीड जो है सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा होती है। उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित कर दिया कि नहीं, लाइट की स्पीड सॉलिड और लिक्विड में कम होती है। तो फुकॉल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया कि सॉलिड और लिक्विड में लाइट की स्पीड कम होती है, लिहाजा वेव थ्योरी के अंदर कह लें आप जान पड़ गई। और एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया वेव थ्योरी के पास कि हाँ जी, वेव थ्योरी का जो प्रिडिक्शन था कि सॉलिड लिक्विड में जो है वो स्पीड कम हो जाएगी, वो सही हो गया। न्यूटन का एक प्रिडिक्शन गलत हो गया। लेकिन उसके बाद एक और मामला हुआ क्या जी कि एक मॉर्ले और मिचेल्सन नाम के दो साइंटिस्ट थे, मॉर्ले एंड मिचेल्सन। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली ईथर को रिजेक्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि हमारे जो सूरज और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम, कोई ईथर विथर नहीं है, नो ईथर। ठीक है जी, तो यहाँ जो है वेव थ्योरी को एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया, उसका एक पॉइंट कम हो गया। ठीक है, वो तो ये वाली बात जो है कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, ईथर वाली, कि सूरज और अर्थ के बीच में ईथर मौजूद है। लेकिन मोरले और मिचेल्सन ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि नहीं जी, कोई ईथर नहीं है। ठीक है, तो ये दो मामला, दो एक्सपेरिमेंट और हुए जी। एक फुकॉल्ट ने साबित किया कि लाइट की स्पीड सॉलिड और लिक्विड में कम होती है, लिहाजा न्यूटन को आप कह लें एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, न्यूटन की एक बात गलत साबित हो गई न्यूटन की थ्योरी की। जबकि मोरले मिचेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि जी कोई ईथर नहीं है स्पेस के अंदर, कोई मीडियम नहीं है, लिहाजा वेव थ्योरी की एक बात गलत साबित हो गई। ठीक है, अभी बहरहाल बात 20 मिनट की है जी, समझ में नहीं आ रहा न्यूटन सही है कि क्रिश्चियन ह्यूजन सही है। ठीक है ना, दोनों की आधी आधी बातें, दोनों की थ्योरी को अगर हम देखें तो कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं, कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। दोनों की थ्योरी में जो प्रिडिक्शंस हैं कुछ सही हो रही हैं, कुछ गलत हो रही हैं। न्यूटन की थ्योरी में प्रिडिक्शन थी कि जी सॉलिड के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है, वो गलत हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें आ जाए आप वेव थ्योरी में, तो वेव थ्योरी के अंदर प्रोडक्शन थी कि जी हमारी जो स्पेस है उसमें एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, ईथर, तो वो भी गलत हो गया जी मोरले और मिचेल्सन के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो दोनों दोनों थ्योरीज में कुछ फॉल्ट पाए जा रहे हैं। उसके बाद जी थर्ड काम, तीसरी थ्योरी, वो थी जी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अच्छा, अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर्ड करी। क्या डिस्कवर्ड करी इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैंने आपको बताया ना कि मैक्सवेल की इस थ्योरी से पहले पहले ये माना जाता था कि वेव जो हैं खाली एक ही किस्म की होती हैं, और इन वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। आज की तारीख में हम इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने फिर एक नई किस्म की, एक नई कैटेगरी की वेव डिस्कवर करी, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव्स क्या होती हैं जी, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट यानी वाइब्रेट कर रही होती है, कम भारी कम भारी कम भारी होती है, ऑसिलेशन। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है।
अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो सपोज करें जी कि ये हमारी इस डायरेक्शन में एक वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में एक वेव जा रही है, ठीक है। तो ऐसे लंबाई में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये देखिए वाइब्रेट हो रही है वेव की तरह, वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। ये आप समझ लें वाई एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो आप देखें जी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बनाई है, वाइब्रेट होती हुई वेव की तरह की, ठीक है। ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मिड जीरो आ गई, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम पे गई, फिर वापस जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है जी, वाइब्रेट हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, और किस डायमेंशन में, वाई एक्सिस में। इसी तरीके से एक और फील्ड होगी इसमें जो कि आपकी दूसरी डायमेंशन में होती है, ऐसे दूसरी डायमेंशन में, इसको हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी समझ लें एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये है एम यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये भी देखें आप, ऑसिलेट हो रही है, कम भारी हो रही है, कम भारी हो रही है, ठीक है। ये दो इस तरह की फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अगर एक डायमेंशन में, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी एक्स एक्सिस में होगी। दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन गया, ठीक है। एक्स एक्स अगर आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ऐसे जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दोनों के दरमियान कितना का एंगल है, 90 डिग्री का। और जो वेव जो आपकी ट्रेवल कर रही होती है वो तीसरी डायमेंशन में होती है, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में तीसरी, तीनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। तो ऐसी इसने एक वेव डिस्कवर्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर्ड करी, यानी कुछ ऐसी वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रही होती है, कम भारी हो रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं, और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन तीनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। अब इन वेव की खास बात या मजेदार बात पता है क्या है, वो ये कि दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मीडियम, जब वेव के अंदर मीडियम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि वेव के अंदर मीडियम के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से फिर हमारी वेव ट्रैवल करके एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें तो यहाँ पे वाइब्रेशन के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, फील्ड्स मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेशन की एक चीज़ मौजूद है तो हमें मीडियम की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये ऐसी वेव्स हैं, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। इनको मीडियम ट्रैवल करने की, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर्ड करी, ये बात डिस्कवर्ड करी कि मीडियम जो है इन वेव्स को नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर जब इसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को कैलकुलेट किया, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को कैलकुलेट किया, तो क्या निकली जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वो चौंक गया, ये तो स्पीड लाइट की है। जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर करके जब उसकी स्पीड को चेक किया, क्या निकली, 3 × 10⁸, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट एज वेल। लिहाजा उसने यहाँ डिक्लेयर किया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये बात इसने साबित की मैक्सवेल ने, अब वेव थ्योरी के अंदर फिर मजीद जान पड़ गई, वेव में मजीद जान पड़ गई। क्यों, क्योंकि वेव थ्योरी के अंदर एक ये मामला आ रहा था ना कि वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। इसने फिर क्रिश्चियन ह्यूजन ने क्या कहा कि जी हमारे सूरज और अर्थ के बीच में ईथर है, जिसको मोरले और मिचेल्सन ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ये बात इसकी साबित हो गई। वो कह रहा था कि लाइट इज अ वेव, मैक्सवेल ने कहा नहीं जी, बस थोड़ा सा इजाफा कर दिया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा आराम से सूरज से अर्थ की तरफ वो ट्रैवल करके आ रही है, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। नहीं है इधर कोई मसला नहीं है, वो वैसे ही आ जाती है बगैर उसके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जी मैक्सवेल की, और इस थ्योरी की मदद से वेव थ्योरी को सपोर्ट हो गया। अब भी एक फॉल्ट पाया जा रहा है ना, अब भी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी वेव थ्योरी जो है अब काफ़ी, यानी कि आप समझ लें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेके आगे हो गई है। तो दैट इज़ द मैक्सवेल थ्योरी। फिर भी अभी भी बात कहीं पर अटक रही है जी, वही बात कि जी वेव थ्योरी अगर फिर भी सही है, 100% सही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है। फिर यहाँ पर लास्ट थ्योरी आई जी,
और उस थ्योरी का नाम है प्लांक्स थ्योरी। मैक्स प्लांक ने इस थ्योरी को पेश किया था। इसको हम प्लांक्स थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं, और इसको हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है जी, इस थ्योरी को पेश किया था मैक्स प्लांक ने, मैक्स प्लांक। अब वो क्या कहता था मैक्स प्लांक कहता था जी कि लाइट जब एक ऑब्जेक्ट से, एक सोर्स से, मिसाल के तौर पे एक मोमबत्ती है जी ये, और इसमें से जब लाइट निकलती है तो ना तो वो वेव की सूरत में निकल रही है, ना वो जो है वो पार्टिकल्स की सूरत में, बल्कि लाइट जो है वो छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, उनकी सूरत में निकल रही होती है, और इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, ये बात बोली उसने। क्या बोली? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ये बात बोली उसने। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनी है। ठीक है ना, कार्पोसेल्स का वर्ड यूज नहीं किया ना वेव का, फोटॉन्स का। अब वो क्या कहता है फोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए, वो ये कहता है कि जी फोटॉन्स आर massless discrete packets of energy। मासलेस का मतलब होता है कोई वजन नहीं है उनका, कोई वजन नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस नहीं है जी, बीच बीच में गैप है। देखें ना, आपको कंटिन्यूस नजर आ रहा है, ये देखें, ये पहला फोटोन, ये दूसरा फोटोन, ये तीसरा, ये चौथा, एक साथ नहीं निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा गैप है जी। 1 और 2 के दरमियान थोड़ा सा गैप है, 3 और 2 3 के दरमियान थोड़ा सा गैप है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, टूटे हुए जा रहा है। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? इनके अंदर मास नहीं है, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी भर रखी है जी, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। दे हैव ओनली एनर्जी, नो मास। ठीक है, तो मैक्स प्लांक कहता है लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स के कैरेक्टर्स बताता है क्या वो, कि लाइट, ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, एक बात, ये कंटिन्यूस नहीं होते, गैप गैप से निकल रहे होते, डिस्क्रीट होते हैं। दूसरा, इन फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, इनमें सिर्फ एनर्जी स्टोर हुई होती है, लिहाजा इन फोटॉन्स को इसने क्या कहा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये बात क्यों मज़ेदार हो जाती है जी? डिस्क्रीट जो है ये पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल्स का, क्योंकि अगर आप वेव ड्रॉ करते हो, वेव बनाते हो, वेव कंटिन्यूस आ रही होती है, ऐसे आती है ना वेव कंटिन्यूस, वेव कंटिन्यूस होती है। लेकिन अगर पार्टिकल्स को आप देखो तो पार्टिकल्स जो है वो डिस्क्रीट होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। पुरानी थ्योरीज को देख लें, जब न्यूटन ने पार्टिकल्स कॉर्पोसेल्स बनाए, देखे क्या है? डिस्क्रीट है। लेकिन जब वेव ने, इसमें क्रिश्चियन ह्यूजन ने वेव बनाई तो कैसी थी? कंटिन्यूस। तो ये जो फोटोन का डिस्क्रीट नेचर है, ये इसके पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सही है ना, बात समझ में आई? फोटॉन्स डिस्क्रीट हैं, पार्टिकल्स की तरह, एक साथ वेव की तरह कंटिन्यूस नहीं निकल रहा है, बल्कि पार्टिकल्स की तरह टूट टूट के निकल रहा है। तो इन डिस्क्रीट की वजह से फोटॉन्स के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर आ गया, पार्टिकल वाली खूबियां आ गई, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज आ गई। जबकि मासलेस और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये जो है इस फोटॉन्स के अंदर वेव का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि पार्टिकल होने के लिए ज़रूरी है वजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ जी वो पार्टिकल है, वो मास रखता है। अगर मासलेस कोई चीज़ है तो आप उसको पार्टिकल नहीं कहते। तो ये फोटॉन्स जो है, इनमें वजन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जीज है, तो वो तो वेव होती है। वेव जो होती है, साउंड वेव, लाइट वेव, साउंड लाइट वेव तो हम पढ़ रहे हैं, साउंड वेव होती है, कहाँ है इसमें कोई वजन? वेव में कोई वजन नहीं होता। वेव्स आर बेसिकली एनर्जी कैरियर, वेव एनर्जी को कैरी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वेव का अपना कोई वजन नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, वेव की खूबी है ये मासलेस होना, मासलेस और हैविंग एनर्जी। अगर किसी भी चीज़, कोई चीज़ मासलेस है और उसके अंदर एनर्जी है ना, तो आप कहोगे कि ये उसके अंदर वेव वाली खूबी है। जबकि पार्टिकल वाली खूबी क्या आ रही है जी फोटोन के अंदर? कि वो डिस्क्रीट है। ठीक है जी, डिस्क्रीट है। तो मैक्स प्लांक ने लाइट को जिन चीज़ों से मिलके बनाया है ना, ये फोटॉन, इनके अंदर दोनों खूबियाँ आ रही है, वेव वाली भी आ रही है, पार्टिकल वाली भी आ रही है। फोटॉन्स, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स में दोनों करेक्टर्स हैं। पार्टिकल वाली क्या खूबी है इसके अंदर? पार्टिकल्स की तरह ये डिस्क्रीट है। वेव वाली खूबी क्या है? कि वेव की तरह ये मासलेस है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लिहाजा ये जो फोटॉन्स हैं, इनका ड्यूल नेचर होता है। फोटॉन्स हैव ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर हो गया इनका। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हो गया?
कि इन फोटॉन्स का दोनों टाइप का नेचर होता है। ये कभी कभार वेव की तरह बिहेव कर सकती हैं, कभी कभार ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि दोनों की खूबियाँ। जैसे आप हो जी, आपको इंग्लिश ज़बान भी आती है, आपको उर्दू ज़बान भी आती है। अब आप में दोनों खूबियाँ आ गई। अंग्रेज़ की तरह आपको इंग्लिश ज़बान भी आती है, पाकिस्तानी की तरह आपको उर्दू ज़बान भी आती है। अब अगर आपके सामने एक इंग्लिश वाला आदमी खड़ा होगा, एक अंग्रेज़ खड़ा होगा, आप अपनी इंग्लिश वाली खूबी पेश करके उसके सामने अंग्रेज़ बन जाओगे। सामने अगर आपके पास एक पाकिस्तानी खड़ा होगा तो आप अपनी पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज यूज़ करोगे और आप उसके सामने पाकिस्तानी बन जाओगे। आप क्या हो गए? ड्यूल नेचर हो गया आपका, दोहरा नेचर हो गया आपका। ऐसा हो गया फोटॉन्स के साथ। फोटॉन्स में दोनों खूबियाँ, पार्टिकल्स वाली भी, वेव वाली भी। लिहाजा अब हम क्या कहेंगे कि फोटॉन्स के अंदर दोहरा में आ रहे हैं, ड्यूल नेचर है। किसी फिनोमेना के अंदर अगर इसको अपना पार्टिकल वाला शो करना होता है बिहेवियर, ये पार्टिकल वाला बिहेवियर शो कर देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। और कुछ बिहेवियर, कुछ फिनोमेना के अंदर अगर इसको अपना वेव वाला बिहेवियर शो करना होगा तो ये वेव की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये है जी मैक्स प्लांक की थ्योरी। मैक्स प्लांक क्या कहता है? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स आर मासलेस डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन्स पर मुश्तमिल है और ये जो है वो मासलेस डिस्क्रीट और पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं। फोटॉन्स के अंदर दोनों टाइप का नेचर आ गया, क्योंकि ये डिस्क्रीट है लिहाजा इनके अंदर पार्टिकल्स वाली खूबियाँ हो गई। ये मासलेस है, हैविंग एनर्जी, लिहाजा इनके अंदर वेव वाली खूबियाँ आ गई। लिहाजा हम क्या कहते हैं जी, फोटॉन्स जो है उनका ड्यूल नेचर होता है, वेव वाली खूबी भी है, पार्टिकल वाली खूबी भी है। तो अब जब ये लाइट को इंटरफेरेंस का फिनोमेना करना होगा, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना करना होगा, तो फोटॉन्स जो है वो वेव वाला नेचर शो करेंगे। और अगर लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शो करना होगा तो फोटॉन्स जो है वो पार्टिकल्स वाला बिहेवियर शो करेंगे। अब ये बात जो है, ये थ्योरी ने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। ना लाइट वेव है, ना लाइट पार्टिकल है, लाइट दोनों है। इसलिए हमने इस थ्योरी को ये भी नाम दिया हुआ है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का ड्यूल नेचर है। लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। लाइट कभी वेव की तरह बिहेव कर सकती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। इस थ्योरी को आगे जाके आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इंडोर्स किया, सही साबित किया इस थ्योरी को। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी की मदद से, प्लैंक्स थ्योरी, ये जो प्लैंक्स थ्योरी है, इस थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमेनास को इस थ्योरी के जहन में रखते हुए उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया, सही एक्सप्लेन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो वेव थ्योरी के जरिए नहीं साबित कर पा रहा था, पार्टिकल्स पे तो हो जाता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसने इस थ्योरी पे साबित कर दिया, इंडोर्स कर दिया। हाँ जी, प्लैंक्स की थ्योरी सही है। तो आज की तारीख में हम अब इस थ्योरी को मानते हैं, प्लैंक्स थ्योरी को। हम कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स आर मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर डिस्क्रीट। एंड फोटॉन्स का जो है वो ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल्स भी और वेव नेचर भी। ये था जी पहले इस चैप्टर का जो शुरू का हिस्सा है ना, मैंने आपको कहा था ना इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, नेचर ऑफ लाइट। ये था नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और इस पर स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।